नमस्कार, एपीएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बताते चले कि सीएम धामी का बयान सामने आया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के निर्माण के लिए जो देश प्रदेश वासियों ने स्वदेशी अपनाओ का संकल्प लिया है, साथ ही जो जीएसटी के स्लैब में कटौती की गई है, उससे व्यापारियों की दुकानदारी और ग्राहकों की खरीदारी दोनों अधिक हुई है और इससे बचत उत्सव के रूप में भी मनाना कहा जा सकता है। निश्चित रूप से सभी वर्ग, महिला कारीगर, स्वयं सहायता समूह और जो भी कठिन परिश्रम से उत्पाद निर्मित करते हैं, उन सभी के उत्पादों की लोकल फॉर वोकल के मंत्र को मजबूत करते हुए भारी खरीदारी कर फायदा हुआ है। जो बदलते भारत की तस्वीर भी है, वहीं आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। कि उसमें प्राइस में रिडक्शन हुआ है, उसके कारण से बचत उत्सव भी लोगों ने इस दीपावली को बचत उत्सव के रूप में भी मनाया है। इसका परिणाम है कि बाज़ार में भी बहुत उछाल है और दीपावली को लेकर बहुत उत्साह है। निश्चित रूप से ये हमारे उन सभी उद्यम करने वालों को, हमारी महिला कारीगरों को, स्वयं सहायता समूह को और लोकल फॉर वोकल के मंत्र को मजबूत करने के लिए और इन सभी को जो अपने कठिन परिश्रम से उत्पाद बनाते हैं, हमारे जैसे कुम्हार दिए बनाते हैं, अनेक मिट्टी के खिलौने बनाते हैं या मूर्तियां बनाते हैं, उसमें भी भारी खरीदारी हुई है और ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है दुनिया का और आने वाले समय में कुछ ही सालों में भारत इसी गति से आगे बढ़ा तो तीसरी ताकत जल्दी ही बन जाएगा। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार इसे रजत जयंती के रूप में मनाने जा रही है। इस मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन हो रहा है और आगामी 3 और 4 नवंबर को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में उत्तराखंड के विकास और तमाम अन्य विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह दी है। हरीश रावत ने अपने सलाह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा कि वो विधानसभा के विशेष सत्र को गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन का विशेष सत्र देहरादून में आयोजित करने की बजाय भराड़ीसैंण में आयोजित करना चाहिए। होना ही चाहिए विशेष सत्र जो है। 25 साल हो रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं 25 साल की, उनको भी याद करने का समय है और जहां खामियां रह गई हैं, जहां कमजोरियां रह गई हैं, उसका विहंगम विवेचन करने की भी जरूरत है। आप जब रजत वर्ष से स्वर्ण वर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके कदम 25 साल बाद सधे हुए तरीके से 26वें वर्ष में पड़े, उसके लिए कहाँ कहाँ कमजोरियां रह गई, कहाँ कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ कहाँ हमने गलत कर दिया, तो उसका विहंगम जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे तो 2 दिन क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन का होना चाहिए। मगर एक गलती फिर कर गए धामी, एक अवसर था उनके पास जो है कि ये सत्र 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन जो भी वो करना चाहते थे, ये चंद्रनगर में होना चाहिए था। उधर उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में 5 पद इस समय रिक्त पड़े हैं। मंत्रिमंडल में सभी पदों को भरने के लिए कवायद भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दोनों नेताओं ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता खजान दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जितने मंत्री इस समय हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब कुछ इस समय ठीक भी चल रहा है। पूर्व मंत्री खजान दास ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के दौरान उत्तराखंड क्षेत्र में केवल एक मंत्री, पर्वतीय विकास मंत्री के जरिए तमाम कार्य होने का हवाला दिया।
उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को देहरादून में आयोजित होने जा रहा है। इस सत्र में प्रदेश के विकास पर चर्चा की जाएगी और आपको बताते चले कि देहरादून में होने वाले 2 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये सत्र पूरी तरह विकास केंद्रित रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसमें राज्य के अब तक के अनुभवों, विकास कार्यों और आगे के रोड मैप पर विस्तृत चर्चा होगी। सीएम धामी ने कहा कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिससे उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान के अग्रणी और आदर्श राज्यों में शामिल हो सकें। उधर उत्तराखंड में 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर 3 और 4 नवंबर को देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें सभी सदस्य प्रदेश के 25 सालों के बारे में अपने विचार और उपलब्धियों को व्यक्त करेंगे। 25वें वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि वैसे तो सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए, लेकिन 2 दिन का सत्र भी स्वागत योग्य है। उन्होंने आगे कहा कि इन 2 दिनों में विधानसभा के सदस्य विस्तार से चर्चा करें, जो आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के लिए सपने देखे थे, क्या पूरे हो पाए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पलायन के क्षेत्र में सरकार ने क्या कार्य किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के विजन और भविष्य की योजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधि को जनता से साझा करना चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, राज्य में जो हमारी परंपरागत खेती है उसको परिवर्तित करके लाभकारी खेती बनाने में, फ्लोरिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, पशुपालन में, तमाम वो सवाल जो इस राज्य के भाग्य से जुड़े हुए हैं उन पर हमको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। और 2 दिन का सत्र काफी नहीं है। मुझे लगता है कि इसके लिए तो पूरे 3, 4, 5 दिन का सत्र होता और विस्तार से सब लोगों को चर्चा करने का मौका मिलता। जो जितना बोलना चाहता है उतना बोले, सब लोगों को पीठ अलाउ करे और जितने लोग सदन में हैं उनकी बात पूरा प्रदेश सुनता और लोगों को पता लगता कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे भाग्य के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी सोच है। निश्चित तौर पे मैं स्वागत करता हूं, 2 दिन का ही सही, लेकिन विशेष सत्र हो रहा है। इसमें बिना किसी राजनीति के, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के सब लोगों को खुल करके अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार को भगवान बद्री विशाल के धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने धाम में करीब 1 घंटे तक रुककर व्यवस्थाओं और मास्टर प्लान के कार्यों का जायजा लिया। राज्यपाल अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे। हेलीपैड पर जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने उनका स्वागत किया। पुलिस के द्वारा राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद वो कार से बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के उन्होंने दर्शन पूजन किए। राज्यपाल ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश के कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम की ये पवित्र भूमि अत्यंत दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। राज्यपाल ने जिलाधिकारी से धाम में चल रहे मास्टर प्लान कार्यों की भी जानकारी ली और जिलाधिकारी गौरव कुमार ने सिविक एमिनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा, हॉस्पिटल बिल्डिंग और अन्य विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। का क्षण है कि प्रभु ने बद्री विशाल जी के दर्शन का अवसर दिया है। सच कहूँ तो यहाँ पर आकर जो बद्री विशाल, जो शब्द विशाल है, जो दिव्यता भव्यता है, जो लक्ष्मी जी, कुबेर जी, नारायण जी, उनके दर्शन करने से एक अलग किस्म की ऊर्जा आती है। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता क्या होती है कि जिस प्रकार से यहाँ पर, जिस गति से यहाँ पर एक विकास हुआ है, ये सब भक्तों का, प्रभु का आशीर्वाद है कि इतना सुंदर तरीके से, नियमित तरीके से यहाँ विकास हुआ है और सबका कोऑपरेशन इतना अच्छा है। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर तो देखता हूँ कि किस गति से, किस शुद्धता और पवित्रता से विकास हो रहा है। उत्तराखंड के चारों धामों में दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया गया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ दीपावली पर्व मनाया गया। मंदिर परिसर और धाम क्षेत्र को दीपों की रोशनी से सजाया गया। वहीं यहां पर श्रद्धालुओं और पुजारियों ने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की।
केदारनाथ धाम में भी दीपोत्सव मनाया गया और पूरे धाम को दीपों की रोशनी से जगमग किया गया। उधर बद्रीनाथ धाम में 11,000 दीप प्रज्वलित किए गए। दीपावली के पावन अवसर पर चारों धामों में भक्ति और उल्लास का वातावरण रहा। मंदिरों में आकर्षक रोशनी और पुष्प सज्जा की गई। स्थानीय लोग और तीर्थयात्री इस पवित्र अवसर के साक्षी भी बने। अब दीपावली के बाद धामों के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परंपरा के अनुसार कार्तिक माह की अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के लिए रवाना होगी। कपाट बंद होने का समय तय होने पर तीर्थ पुरोहितों और यात्रा कारोबारियों ने धामों से सामान समेटना भी शुरू कर दिया है। उधर विश्व विख्यात चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शीतकाल के लिए बंद होने जा रही है। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव आनंदवर्धन केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन भी मौजूद रहे। सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। अठारह दिनों के बाद हर की पैड़ी पर गंगा जी आ चुकी हैं और इसमें गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुबह सवेरे ही भरपूर जल मिला। श्रद्धालुओं में गंगा जी में जमकर डुबकी लगाई। और बताते चले कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से मरम्मतीकरण के लिए ऊपरी गंग नहर की हर साल वार्षिक बंदी के लिए 2 अक्टूबर को दशहरे की मध्यरात्रि बंद कर दिया गया था। वार्षिकी बंदी के दौरान गंग नहर में साफ सफाई, गेटों की मरम्मत की गई और गंग नहर के क्षतिग्रस्त किनारों को भी ठीक किया गया। हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले नवरात्रि 10 दिनों के होने से एक दिन गंग नहर बंदी के लिए एक दिन का समय कम मिला और क्योंकि आज तक 18 दिनों की बंदी रहती थी, मगर इस साल 17 दिनों की बंदी रही। गंग नहर बंदी से हर की पैड़ी पर आ रही गंगा की धारा रुक गई थी। उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी पर इस बार दीपावली पर रौनक नजर नहीं आई। रोशनी के त्योहार पर यहां पर बड़ी संख्या पर भीड़ पहुंचती है, लेकिन इस बार नदारत नजर आई और इस मशहूर पर्यटन स्थल पर इस सीजन के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जाती आई है। लेकिन पिछले महीने भारी बारिश की वजह से बर्बाद हुई सड़कों से पर्यटकों की आमद पर बुरा असर पड़ रहा है और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बताते हैं कि राज्य में हालिया तबाही के बाद पर्यटकों को लुभाने के लिए ज्यादा कोशिशें नहीं की गईं। हालांकि इस त्योहारी सीजन में दिल्ली से मसूरी पहुंचे कुछ पर्यटकों का कहना है कि वो यहां के सुहावने मौसम का मजा लेने और दीपावली के बाद होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए आए हैं। लोगों और व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाला सीजन मसूरी को अपनी पुरानी चमक वापस पाने और यहाँ के व्यापार को पटरी पर लाने में मदद करेगा। 7 जगह जो है ये रोडें टूटी और एक जगह तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही जहां बैली ब्रिज सरकार ने 24 घंटे के अंदर जो है बैली ब्रिज बना के देता था, आवागमन शुरू कर दिया था, तो उसके बाद से लोगों का पर्यटकों मसूरी की तरफ जो रुख था वो कम हो गया। कम होने की वजह भी ये रही कि भाई सड़कें कई जगह से टूटी हुई है, सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, बना भी रही है, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि वो उसको बनाने में, ठीक होने में समय लगेगा। टूरिस्ट को भी अब धीरे धीरे अब निकलना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी देखा जाए तो पर्यटकों की संख्या 10 जो होना चाहिए उसका 10% पे आज की तारीख में पर्यटक है। इस साल आपका देखा जाए तो टूरिस्ट का फुटफॉल ऑलमोस्ट 60% डाउन है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की लगातार आमद ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सिटकुल थाना क्षेत्र के एक घर में जहरीला सांप आने से वहां पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना जो है वो वन विभाग की क्यूआरटी टीम को दी गई। वन विभाग की क्यूआरटी टीम ने सांप का रेस्क्यू कर फिलहाल जंगल में उसे छोड़ दिया है, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद वहां के लोगों में दहशत का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। ये जो आपने कहा समस्या है, ये हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर हम
पेपर लीक मामले को 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार में 3 प्रमुख सवाल उठाए और चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। धस्माना का कहना है कि यूके SSC पेपर लीक मामले में 1 महीना बीत गया है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कांग्रेस ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, यूके SSC के अध्यक्ष GS मर्तोलिया का इस्तीफा। दूसरी, पेपर लीक प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में CBI से कराई जाए। और तीसरी मांग है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि सरकार ने जांच के आदेश तो जरूर दिए हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि CBI जांच वास्तव में होगी या फिर नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जल्द ही इस मुद्दे पर सड़कों पर आंदोलन करेगी और आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। CBI जांच का कोई जिक्र नहीं। जो SIT थी वो अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगी, ये लगातार बयान आते रहे। इसी बीच एकल आयोग आ गया। जस्टिस यूसी ध्यानी के अध्यक्षता में एक एकल आयोग आ गया और उस एकल आयोग ने अपनी जांच करी। जांच में हमें उस जांच से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो जांच हुई। उस जांच में वो नौजवानों के नेता जो आंदोलन को लीड कर रहे थे वो स्वयं एकल आयोग के सामने पेश हुए और पेश होने के साथ उन्होंने जब एकल आयोग के सामने अपनी बात रखी, एकल आयोग ने जो सिफारिशें करी उस सिफारिश के तहत मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हमने उस आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा है, देखा है और अब हमने यूके SSC को निर्देश दे दिए। यूके SSC ने वो परीक्षा रद्द कर दी और नई परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। एक मांग हमारी पूरी हुई, लेकिन असली सवाल ये है कि नकल कैसे हुई, पेपर लीक कैसे हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, आज तक इसका पता नहीं है। आज मेरा सवाल सरकार से है कि क्या सरकार बतावे कि जो सिफारिश CBI की जांच की मुख्यमंत्री जी ने करी थी वो कहां है, वो स्टैंड करती है कि नहीं करती। राज्य की सरकार आज की तारीख में इंटरेस्टेड है कि नहीं है जांच कराने में CBI की। और दूसरा, बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।